हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि आप सभी लोगों का न्यू स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ दूसरा वीडियो लेके आए हैं। पहले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के बारे में, उसके नगर नियोजन के बारे में और कुछ सामाजिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाले थे, जहां से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बेसिक प्रश्न को देखेंगे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए महत्वपूर्ण स्थल, उन स्थलों के खोजकर्ता, उन स्थलों की क्या खासियत रही, ऐसा कौन सा साक्ष्य उन स्थलों पे उपलब्ध हुआ जहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछा करते हैं, उसको देखेंगे। तथा वह स्थल किस नदी के किनारे है, वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसके अलावा आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में उपलब्ध थे, तो उससे जुड़े हुए कौन सी वस्तुओं का आयात कहां से होता था, इसको देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक बिंदु को देखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो आज हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु किसने दिया, तो वह जॉन मार्शल ने दिया। आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो इस व्यक्ति का नाम था जॉन मार्शल। प्रश्न ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु किसने दिया, तो जॉन मार्शल ने। इसके अलावा ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभक्त था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभक्त था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभक्त था। तो 4 वर्ग कौन कौन थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। समाज 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। यह प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, समाज मातृसत्तात्मक था। समाज जो था वह मातृसत्तात्मक था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो समाज मातृसत्तात्मक। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो लिपि भवचित्रात्मक, लिपि थी भवचित्रात्मक। लिपि भवचित्रात्मक था। लिपि जो था वह भवचित्रात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हम लोग अधैतिहासिक काल में करते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह भवचित्रात्मक थी। और लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं ओर, लिपि दाएं से बाएं ओर। अगर लिपि एक पंक्तियों से ज्यादा का होता था, यूं कहे तो R2L और L2R लिखा जाता था, R2L और L2R लिखा जाता था। अब हम बात करते हैं उन स्थलों के बारे में जो खोजा गया, उसकी क्या खासियत रही। इसके अलावा 2-3 प्रश्न और है बेसिक, इसको ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था कैसा था, तो अर्थव्यवस्था जो था वह अधिशेष आधारित था। अर्थव्यवस्था अधिशेष आधारित। आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था कैसा था, तो अर्थव्यवस्था जो था वह अधिशेष आधारित था। 2 प्रकार की इकोनॉमिक होती है, एक अधिशेष आधारित और दूसरा जिनेयोग। अधिशेष आधारित कहने का अर्थ है कि कल के खाने की चिंता नहीं होती है, उसमें ऐसा है कि कल के खाने के लिए आपके पास अनाज का भंडारण होता है। और जीने योग की अभी आप खा लिए और शाम के खाने की आपको चिंता लगी हुई है, यानी शाम का जो खाना है वो ढूंढना पड़ेगा। तो वैसी अर्थव्यवस्था को जीने योग कहती है। जो ब्रिटेन जब हमारे देश में शासन कर रहे थे ब्रिटेन वाले, तो उस समय जो हमारा अर्थव्यवस्था था वह जीने योग था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो अर्थव्यवस्था था वह कैसा था, अधिशेष आधारित था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से अन्नागार प्राप्त हुए हैं जिसमें अनाजों का भंडारण होता था। जैसे आज के भारत को अगर देखें तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ
इंडिया, जैसे कि जगह जगह पर एफसीआई है जहां अनाज का क्या होता है, भंडारण होता है। तो आज की जो अर्थव्यवस्था है वह भी अधिशेष आधारित है और सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वह भी अधिशेष आधारित थी। अब आगे अगर हम बात करें तो हम उन स्थलों को देखते हैं और उन स्थलों की खासियत को देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उन स्थलों के बारे में। तो सबसे पहला जो स्थल है वह है हड़प्पा। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। 1921 में आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा का खोज कब किया गया था, तो 1921 में किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा। और पहला स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था वह भी हड़प्पा ही था। और हड़प्पा कहाँ पर है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। अब बात करें कि पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो यह रावी नदी के बाएं छोर पे, रावी नदी के बाएं छोर पे आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी, और रावी नदी के बाएं छोर पे है। अब ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा से एक सिंग वाला पशु प्राप्त हुआ है। एक सिंग वाला श्रृंगी पशु प्राप्त हुआ है। आप अगर हाल में मोहनजोदारो एक फिल्म आया था जिसको अगर आप देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि ऋतिक रोशन को सपने में एक सिंग वाला पशु दिखता रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक श्रृंगी पशु कहां से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। आगे हड़प्पा से अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा से आपसे पूछा जाएगा कि कब्रिस्तान का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वो मिला है हड़प्पा से। आपसे पूछा जाएगा कब्रिस्तान का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से। दूसरा जो स्थल खोजा गया वह था मोहनजोदड़ो आर.डी. बनर्जी के द्वारा। देखिए, पहला है डी.आर. दयाराम साहनी, दूसरा है आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। पहला अगर आपको याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं, पहला डी.आर. दूसरा आर.डी. पहला है डी.आर. और दूसरा है आर.डी. यानी हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था, 1922 में। और यह भी पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदारो के बारे में ये कहा जाता है कि यह उस समय का राजधानी रहा होगा। काफी विकसित था मोहनजोदारो, यह उस समय का राजधानी रहा होगा, ऐसा कहा जाता है। यहाँ से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदारो का खोज किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। और यह कहाँ, किस नदी के किनारे है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये सिंधु नदी के दाएं छोर पे है। कहाँ है, सिंधु नदी के दाएं छोर पे मोहनजोदारो स्थित है। अब बात करते हैं कि मोहनजोदारो से क्या क्या प्राप्त हुए। तो मोहनजोदारो से पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति के बारे में आपसे पूछा जाए कि पशुपतिनाथ का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वह मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। वह कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदारो से। पशुपतिनाथ के जो प्राप्त हुआ है संकेत, वहां पे 5 जानवरों का साक्ष्य मिला है उस चित्र पे। उसमें आपको एक तरफ चीता और हाथी है, एक तरफ चीता और हाथी है, एक तरफ हिरन है, दूसरे तरफ गेंडा और भैंसा भी प्राप्त है। यानी कि जो पशुपति का चित्र मिला है उस पे 5 पशुओं का वर्णन मिला है। उन पशुओं में चीता, हाथी, गेंडा, भैंस, हिरन, चीता, हाथी, गेंडा और भैंसा और हिरन के साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं, वहां से एक नर्तकी का मूर्ति मिला है। नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांसे का था। कांसे का नर्तकी का मूर्ति मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि पशुपतिनाथ की मूर्ति या पशुपतिनाथ का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदारो से।
नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदारो से। और वहाँ से विशाल अन्नागार जहाँ अन्नों का भंडारण होता था, तो अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदारो से। अन्नागार मोहनजोदारो से। और मोहनजोदारो की सबसे बड़ी खासियत रही स्नानागार सबसे बड़ा खासियत रहा जो मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ। तो पूछा जाएगा अन्नागार, तो अन्नागार हड़प्पा से भी प्राप्त हुए हैं, ऐसे मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुए हैं, और विशाल अन्नागार जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा वहां से स्नानागार भी प्राप्त हुए हैं। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, दो चीज और हम बता देते हैं मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे लार्जेस्ट साइट रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे लार्जेस्ट साइट अगर आपसे पूछा जाए तो वह मोहनजोदारो है। इसके अलावा पूछा जाए कि मोहनजोदारो में सबसे लार्जेस्ट साइट कौन रहा? तो अन्नागार। आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदारो में सबसे लार्जेस्ट साइट कौन रहा? तो अन्नागार। मोहनजोदारो में सबसे लार्जेस्ट साइट अन्नागार। और अगर यही पूछ दे आपसे कि मोहनजोदारो यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे लार्जेस्ट पब्लिक प्लेस कौन रहा? सबसे लार्जेस्ट पब्लिक प्लेस, तो पब्लिक प्लेस जो रहा वह स्नानागार रहा। सबसे लार्जेस्ट पब्लिक प्लेस स्नानागार रहा। आज के भी डेट में अगर आप देखते होंगे तो क्यों इसको लार्जेस्ट पब्लिक प्लेस कह सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिए। आज के समय में भी अगर आप छठ पूजा करते हैं तो नदियों के किनारे आप लोग एक समूह में पूजा अर्चना करने के लिए जमा होते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्नानागार के आसपास जलों का संरक्षण होता था, जलों का रखरखाव, जलों का ध्यान रखा जाता था, तो इसलिए लोग एक साथ इकट्ठे धार्मिक अनुष्ठान के लिए यहाँ जमा होते रहे होंगे, इसीलिए इसको हम लार्जेस्ट पब्लिक प्लेस भी कह सकते हैं। आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का लार्जेस्ट पब्लिक प्लेस कौन था, तो वह था मोहनजोदारो का स्नानागार। चलिए हम बात करते हैं आगे है अगला जगह है चनुहोद्रो। चनुहोद्रो इसका खोज गोपाल मजूमदार किए थे। चनुहोद्रो का खोज गोपाल मजूमदार किए थे। अगला जगह है चनुहोद्रो जिसका खोज गोपाल मजूमदार किए थे, और यह भी सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। आपसे पूछा जाएगा कि चनुहोद्रो को खोज किसने की, तो गोपाल मजूमदार ने, और यह भी सिंधु नदी के किनारे है। देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खोजकर्ता के बारे में, तो यही तीन स्थल है जिसके खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है। वो तीनों स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चनुहोद्रो। ये तीन ऐसे स्थल है जिसके खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है। अगर वर्ष पूछा जाता है तो सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का ही वर्ष पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं चनुहोद्रो, तो इसका खोज गोपाल मजूमदार किए थे, और यह सिंधु नदी के किनारे है। देखिए यहाँ से क्या क्या मिले हैं, यहाँ से मन के लिपस्टिक के साक्ष्य, यानी कि महिलाओं के सौंदर्यता के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था वो सारे चनुहोद्रो से प्राप्त हुए हैं। मन के लिपस्टिक, पार्लर आज भी है जहां महिलाएं सजने धजने जाती है, तो वो पार्लर जो है वह मोहनजोदड़ो में, वह पार्लर चनुहोद्रो में, वह पार्लर चनुहोद्रो से भी प्राप्त है। इसके अलावा चनुहोद्रो से बकराकार ईंटे, कंघा और अलंकृत हाथी के साक्ष्य मिले हैं। चनुहोद्रो एक ऐसा स्थल जहां महिलाओं के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके सजने धजने के लिए जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई है वह चनुहोद्रो से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? चनुहोद्रो से। अगर हम आगे बात करें तो चनुहोद्रो एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो दुर्गीकृत नहीं था। चनुहोद्रो, उसका न पूर्वी टीला दुर्गीकृत था न पश्चिमी टीला, एक्सेप्शन है चनुहोद्रो जिसका कोई भी क्षेत्र दुर्गीकृत नहीं था। आगे बात करते हैं, अगला जो स्थल है वह कालीबंगा है। कौन सा स्थल है? कालीबंगा, यानी काली चूड़ियां, कालीबंगा अगला स्थल है कालीबंगा। तो ये जो कालीबंगा है यह राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा आपसे पूछ दे कि कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। और यह किस नदी के किनारे है, तो घग्गर। आपसे पूछ देगा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो घग्गर। आगे इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसको देख लीजिए।
कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमें चूड़ियां भी कालीबंगा से मिली है। अगिन वेदिकाएं भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगिन वेदिकाएं, चूड़ियां और जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, जो घग्गर नदी के किनारे है, जो घग्गर नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं, अगला जो स्थल है वह रंगपुर है। रंगपुर स्थल है, तो रंगपुर जो है वह गुजरात में है। गुजरात के काठियावाड़ जिले में रंगपुर है। और रंगपुर जो है वह मादर या भादर नदी के किनारे है। भादर नदी के किनारे है रंगपुर, भादर नदी के किनारे है। और यहाँ से जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुई है, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वह धान की भूसी। आपसे पूछेगा रंगपुर से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, धान की भूसी का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप बताइएगा रंगपुर से धान के भूसी का साक्ष्य और गेहूं का साक्ष्य आपसे पूछा जाएगा। रंगपुर से क्या क्या प्राप्त हुए, तो धान के भूसी का साक्ष्य, धान के भूसी के साक्ष्य और गेहूं का साक्ष्य हमें रंगपुर से प्राप्त हुआ है। और रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। आगे अगर हम बात करें तो अगला जो स्थल खोजा गया वह था रोपर पंजाब में। रोपर कहाँ है, पंजाब। आपसे पूछा जाएगा कि रोपर कहाँ है, तो पंजाब में। रोपर कहाँ है, तो पंजाब में। आपसे पूछा जाएगा रोपर कहाँ है, तो पंजाब में। अब रोपर किस नदी के किनारे है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो रोपर जो है आपका सतलुज नदी के किनारे है और रोपर पंजाब में। अब पूछा जा सकता है कि रोपर से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो रोपर से हमें मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य। आपसे पूछा जाए मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो वह रोपर से प्राप्त हुआ है। रोपर पंजाब में सतलुज नदी के किनारे। आपसे पूछा जाए रोपर किस नदी के किनारे है, तो सतलुज नदी के किनारे है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट साइट है वह है लोथल यह गुजरात में है। गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। आपसे पूछा जाएगा कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात। आप बताइएगा गुजरात। लोथल जो है, ये पूछता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल आपका भोगवा नदी। आपसे पूछा जाएगा लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। अब बात करते हैं कि लोथल से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि बंदरगाह के साक्ष्य। लोथल बंदरगाह नगर था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लोथल को बंदरगाह नगर के नाम से जाना जाता है। लोथल एक ऐसा स्थल जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे, जिसके दरवाजे सड़कों पे खुलते थे। लोथल के दरवाजे सड़कों पे खुलते थे। और लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा। और इसको बंदरगाह नगर के नाम से भी जानते हैं। और लोथल से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्थल के बारे में। अगला स्थल है बनावली। यह जो है वह हरियाणा में है। बनावली रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रंगोई। आपसे पूछा जाएगा बनावली किस नदी के किनारे है, तो रंगोई नदी के किनारे। और बनावली हरियाणा में है। हरियाणा हिसार में है। हिसार में। आपसे पूछा जाएगा बनावली कि कहाँ पे है, तो हरियाणा में, रंगोई नदी के किनारे, हिसार में। अब बात करते हैं कि बनावली से कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो बनावली से मिट्टी के हल वाले खिलौने। आपसे पूछा जाएगा मिट्टी के हल वाले खिलौने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप बताइएगा बनावली। मिट्टी के हल वाले खिलौने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो बनावली से। इसके अलावा जौ, तिल, सरसों। आपसे पूछा जाएगा मिट्टी के हल वाले खिलौने कहां से मिले हैं, तो बनावली से। इसके अलावा जौ, तिल, सरसों आदि के साक्ष्य में बनावली से प्राप्त हुए हैं। बनावली से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो मिट्टी के हल वाले खिलौने, जौ, तिल और सरसों हमें बनावली से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे अगर हम देखें तो अब हम उन वस्तुओं के बारे में देखेंगे जिन वस्तुओं का आयात कहीं ना कहीं से होता था। तो उन वस्तुओं का आयात कहां से होता था, इसको देख लेते हैं और इससे जुड़े जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करें तो सोना हम दक्षिण भारत, सोना का आयात दक्षिण भारत,
सोना का आयात दक्षिण भारत, अफगानिस्तान और ईरान से होता था। आपसे पूछा जाएगा सोना का आयात सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से होता था, तो सोना का आयात अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिण भारत से। सोना का आयात अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिण भारत से। आपसे पूछा जाएगा टीन का आयात, तो ईरान और अफगानिस्तान से। टीन का आयात कहां से होता था, ईरान और अफगानिस्तान से। आगे है चांदी। चांदी ईरान और मेसोपोटामिया से। चांदी का आयात कहां से होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ईरान और मेसोपोटामिया से। आगे है लाजवर्त मनी। लाजवर्त मनी कहने का अर्थ है कि लाजवर्त मनी का आयात कहां से होता था, तो बदखसा से। लाजवर्त मनी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां से आयात करते थे, तो बदखसा से। अगला है तांबा खेतरी राजस्थान से। तांबा खेतरी राजस्थान से। तांबा का आयात खेतरी राजस्थान से किया जाता था। और बलूचिस्तान से, पाकिस्तान में ही एक जगह है बलूचिस्तान, वहां से किया जाता था। कीमती पत्थर का जो इस्तेमाल होता था, वह कीमती पत्थर का आयात बलूचिस्तान से और राजस्थान से होता था। कीमती पत्थर का आयात बलूचिस्तान और राजस्थान से होता था। फिरोजा का आयात ईरान से। फिरोजा का आयात ईरान से होता था। फिरोजा का आयात कहां से होता था, तो ईरान से होता था। इसके अलावा है अगला सेलखड़ी। सेलखड़ी भी ईरान से। सेलखड़ी ईरान से। फिरोजा और सेलखड़ी दोनों हम ईरान से आयात करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन वस्तुओं का आयात कहां से करते थे, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका ये लिस्ट रहा। अब हम बात करते हैं आगे कुछ खासियत, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट यह है जहां से प्रश्न घुमाए जा सकते हैं और प्रश्नों से आपको परेशान किया जा सकता है, उसको थोड़ा एक बार आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कालीबंगा। कालीबंगा की क्या खासियत रही, इसको देखते हैं। तो कालीबंगा का खासियत यह रहा कि देखिए लगभग शहर दो हिस्सों में बटा होता था। आप लोग को हम पिछले वीडियो में बताए थे कि लगभग शहर दो हिस्सों में बटा था, एक पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। मान लीजिए कि ये पश्चिमी टीला है, ऊंचाई पर है, और ये पूर्वी टीला है, निचले स्थान पर है। ये पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में बटे होते थे। तो पश्चिमी टीला जो आपका है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला ऊंचाई पर होता था और दुर्गीकृत होता था, और पूर्वी टीला निचले हिस्सों में होता था, शहरों में जो दुर्गीकृत नहीं होता था। लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा जगह रहा सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र दोनों दुर्गीकृत था। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जिसमें पूर्वी स्थल और पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों दुर्गीकृत था। ये रहा कालीबंगा का खासियत। अब बात करते हैं लोथल और सुरकोटदा। लोथल और सुरकोटदा के बारे में एक खासियत को समझ लीजिए कि लोथल और सुरकोटदा, यानी सुरकोटदा से हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुरकोटदा से हमें घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि घोड़े के अस्थि पंजर कहां से प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोटदा से। और इसका सबसे बड़ा खासियत रहा लोथल और सुरकोटदा का कि यह दोनों ऐसा शहर जो एक ही दुर्ग के अंदर था। एक ही दुर्ग के अंदर, यानी दोनों शहर में अलग अलग दुर्ग नहीं थे, एक ही दुर्ग के अंदर दोनों शहर था। कहने का तात्पर्य है कि अनेक शहरें थी और उन शहरों में हर एक क्षेत्र अलग अलग पार्ट में और अलग अलग तरीके से, जैसे आपने कालीबंगा को देखा कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों दुर्गीकृत था, ये इसका खासियत रहा। और इसमें यह भी आपने देखा कि एक दुर्ग के अंदर दोनों नहीं है। लेकिन लोथल और सुरकोटदा, जहां हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, तो लोथल और सुरकोटदा एक ही दुर्ग के अंदर था, यानी दोनों का जो दुर्ग था वह एक ही था, यानी अलग से कोई दुर्ग नहीं बनाया गया था। अगला जो आपका है वह है चनुहोद्रो। चनुहोद्रो की क्या खासियत रही, इसको समझिए। चनुहोद्रो एक ऐसा स्थल जो दुर्गीकृत था ही नहीं। चनुहोद्रो एक ऐसा स्थल जो दुर्गीकृत था ही नहीं। चनुहोद्रो एक ऐसा स्थल जो दुर्गीकृत नहीं था। यानी आपसे पूछा जाएगा वैसा कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया जो दुर्गीकृत नहीं था, तो वह जगह है चनुहोद्रो। न इसका पूर्वी भाग दुर्गीकृत था, न इसका पश्चिमी भाग दुर्गीकृत था। अगला स्थल है आपका धौलावीरा। अगला स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा जो गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। आपसे पूछा जाएगा धौलावीरा कहां पड़ता है, तो धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा कहां पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। और यह एकमात्र ऐसा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 हिस्सों में विभक्त था। धौलावीरा मात्र एक ऐसा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 हिस्सों में विभक्त था, उच्च, मध्य और निम्न। उच्च,
मध्य और निम्न, उच्च मध्य और निम्न। आपसे पूछा जाएगा धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। और एकमात्र ऐसा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 हिस्सों में विभक्त था वो था उच्च नगर, मध्य नगर और निम्न नगर। ये रहा आपका धौलावीरा का खासियत। एक बार फिर रिमाइंड कर लीजिए, कालीबंगा जिसका दोनों हिस्सा दुर्गीकृत था, लोथल और सुरकोटदा जो एक ही दुर्ग के अंदर दोनों शहर था, लोथल और सुरकोटदा से हमें घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं। चनुओद्रो एक ऐसा स्थल जो जिसका कोई भी पार्ट दुर्गीकृत नहीं था। इसके अलावा धौलावीरा, धौलावीरा यह 3 हिस्सों में विभक्त था, पिछली क्लास में भी हमने बताया था। और धौलावीरा गुजरात में है, उच्च नगर, मध्य नगर और निम्न नगर। एक चीज यहाँ पे और देखने योग्य बात है कि पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो वह राखी गढ़ी है। आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो वह राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो वह राखी गढ़ी है। अगर पूछ दे सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, तो सेकेंड लार्जेस्ट वो धौलावीरा ही है, सेकेंड लार्जेस्ट धौलावीरा है। और भारत में सबसे लार्जेस्ट जो आपका जगह है वह राखी गढ़ी है। धन्यवाद।